यूपी की योगी सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। केरल की विजयन सरकार से लेकर कर्नाटक और झारखंड की सरकार भी इस संगठन पर बैन लगाना चाहती है। वजह इस संगठन की देश विरोधी गतिविधियां। शाहीन बाग से लेकर सीएए और एनआरसी को लेकर हुए आंदोलनों में इस संगठन की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इस संगठन के साथ दोस्ती का खेल कर रही है। इतना ही नहीं, उद्धव सरकार ने कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार का ठेका भी इसी संगठन को दे दिया है। मतलब कि हिंदुओं के शवों का अंतिम संस्कार भी यही संगठन करेगी। इसके लिए बीएमसी और पीएफआई के बीच बाकायदे करार हो चुका है। बीएमसी की तरफ से 18 मई को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। बीएमसी और पीएफआई के इस करार पर चोट करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा कि इस काम को एक ऐसे संगठन को देना बहुत गंभीर है जिसे राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया है। केरल, कर्नाटक, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इस संगठन पर भारतीय नागरिकता कानूनों के विरोध में दंगों के लिए विदेशी फंडिंग स्वीकार करने का आरोप लगा है। ईडी ने इन बैंक खातों का पता लगाया है। एनआईए ने इस पर ध्यान दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे को इन बातों से कोई फर्क शायद नहीं पड़ता दिख रहा है, क्योंकि बीएमसी अब तक अपने करार पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ना तो राहुल गांधी का कोरोना ज्ञान काम आया और न ही उनका अर्थशास्त्र। न बड़े बड़े लोगों के साथ किया गया इंटरव्यू और न ही मजदूरों के साथ बात करने वाला सियासी ड्रामा। राहुल गांधी वहीं के वहीं रह गए, या यूं कहिए कि वो जहां थे वहां से भी फिसलकर गर्त में चले गए। हालत तो यह है कि उनके मुख्यमंत्री भी उनसे मीलों आगे निकल गए। बीजेपी लगातार राहुल पर यह आरोप लगाती रही है कि उनके सीएम ही उनकी बात नहीं मानते। अब इस बात का खुलासा भी हो गया है कि आखिर कांग्रेसी सीएम राहुल गांधी की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते। इन सारी बातों का खुलासा एक सर्वे में हुआ है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी अपने मुख्यमंत्रियों भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह से लोकप्रियता में मीलों पीछे है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उनके सूबे में अप्रूवल रेटिंग 81.06% है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 56 से 74% लोगों ने कहा कि वो बघेल के काम से बहुत ही संतुष्ट है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार है और इसमें कांग्रेस साझीदार है। राज्य में कोरोना के भयंकर संकट के बावजूद सीएम उद्धव ठाकरे की अप्रूवल रेटिंग बेहतर है। 76 से 52% लोगों ने उद्धव को अच्छा बताया, जबकि 63 से 72% लोगों ने उनके काम को संतोषजनक माना है। केवल 11 से 36% लोगों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर वो सीएम ठाकरे के कामों से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अप्रूवल रेटिंग 65 से 61% के बीच है। सर्वे में भाग लेने वाले राज्य के लोगों का कहना है कि वो सीएम के काम से खुश हैं। इसके अलावा झारखंड की गठबंधन सरकार में भी कांग्रेस शामिल है। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लोगों ने 61% अप्रूवल रेटिंग दी है। कुल मिलाकर देखें तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या फिर वो सरकार में सहयोगी है, वहां राहुल गांधी से ज्यादा मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता है। एक तरफ बघेल की अप्रूवल रेटिंग 81.06% है, तो वहीं राहुल गांधी की मात्र 6.2% है। इसी तरह सोरेन की अप्रूवल रेटिंग 61% है, तो राहुल गांधी की मात्र 10.89। उद्धव ठाकरे की राज्य में अप्रूवल रेटिंग 76% के करीब है, वहीं राहुल गांधी की 10% ही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सबसे कम अप्रूवल रेटिंग मिली है, ये 27.51% है। हालांकि उनकी रेटिंग राहुल गांधी से अच्छी है। राहुल की अप्रूवल रेटिंग मात्र 12.67% है। नारायण राणे की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग और उसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साफ सफाई के बावजूद उद्धव सरकार पर खतरा अब तक बना ही हुआ है। हालांकि बीजेपी ने कह दिया है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की वो कोई कोशिश नहीं कर रही, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहकर मामले को एक बार फिर तूल दे दिया कि तीनों पार्टियों में फूट पड़ी तो उद्धव सरकार का बचना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच पिछले 7 दिनों में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, जिससे लगता है कि राज्य की राजनीति में कुछ तो जरूर पक रहा है। दरअसल कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सीधे सीएम उद्धव ठाकरे को टारगेट कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का श्रमिक ट्रेन को लेकर उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना साधना और बीजेपी नेता नारायण राणे का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करना सियासी सरगर्मी को बढ़ा चुका है।
25 मई को ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मिलने के लिए राजभवन बुलाया। उनके साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी। राज्यपाल से करीब 20 मिनट की मुलाकात के बाद बाहर निकलकर प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि राज्यपाल के बुलावे पर हम यहाँ आए, हमारे बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हालांकि प्रफुल्ल पटेल का यह बयान लोगों के गले नहीं उतरा कि अगर राजनीतिक चर्चा नहीं करनी थी तो फिर राज्यपाल ने शरद पवार को मिलने क्यों बुलाया था। गवर्नर से मुलाकात के बाद शाम को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच मातोश्री पर बैठक हुई। इस दौरान शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरह से स्थिर है। एनसीपी और कांग्रेस पूरी तरह इस सरकार के साथ है। पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को लेकर कहा कि फडणवीस धैर्यहीन हो रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं है। उसके अगले ही दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ कुछ बातों में अंतर बताना चाहूंगा। हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग फैसले नहीं ले सकते हैं। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में फैसले ले सकते हैं। इसलिए सरकार चलाने में और सरकार को समर्थन देने में काफी अंतर होता है। राहुल के इस बयान के बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार का तो हिस्सा है, लेकिन फैसलों में पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी को लगा कि कोरोना के मामले में महाराष्ट्र की हालत हाथ से बाहर जा रही है, तो उन्होंने पूरा ठीकरा सीएम उद्धव ठाकरे के सिर फोड़ दिया। सियासी सरगर्मी और राहुल के बयान के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर गठबंधन के तीनों सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें शिवसेना से अनिल परब, सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे मौजूद थे। वहीं एनसीपी से अजित पवार और जयंत पाटिल शामिल हुए। तो वहीं कांग्रेस की ओर से बाला साहब थोराट ने बैठक में हिस्सा लिया था, लेकिन मामला अब भी अनसुलझा है और कई ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चीन अब भारत के साथ जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख की गलवान घाटी और पैंगोंग शो झील के आसपास कारगिल की तरह बेहद चालाकी से हजारों की तादाद में सैनिक तैनात करने वाले चीनी ड्रैगन ने अब भारत को सीधी धमकी दी है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि लद्दाख डोकलाम नहीं है और हमारी सेना ने भारत से पहाड़ों में जंग लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। चीन ने कहा कि डोकलाम की घटना के बाद उसने अपने जखीरे में टैंक से लेकर अत्याधुनिक ड्रोन शामिल किए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विश्लेषक के हवाले से कहा कि चीन ने अपने हथियारों के जखीरे में टाइप 15 टैंक, 20 हेलीकॉप्टर और GJ-2 ड्रोन शामिल किए हैं, जो उसे पहाड़ों और ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के दौरान बढ़त दिलाएंगे। टाइप 15 टैंक को पिछले साल ही सेना में शामिल किया गया है। चीनी विश्लेषक ने दावा किया है कि तिब्बत के पहाड़ों में ये हल्का टैंक बहुत आसानी से काम करेगा, जबकि बड़े टैंकों को जाने में दिक्कत होगी। ये टैंक किसी भी अन्य टैंक को पीछे छोड़ देगा। चीनी विश्लेषक ने कहा कि PLA ने अत्याधुनिक 181 तोप तैनात की है। 25 टन की इस तोप को कहीं भी बेहद आसानी से ले जाया जा सकता है। हल्की होने के चलते ये बेहद आसानी से पहाड़ों में घातक हमले कर सकती है। ये पूरी तरह से स्वचालित और अर्ध स्वचालित है। इन दोनों को ही चीन ने जनवरी में ही तिब्बत के पठारों पर तैनात कर रखा है। उन्होंने बताया कि चीनी सेना ने तिब्बत में भारतीय सीमा पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात किया है। ये रॉकेट लॉन्चर 370 mm के रॉकेट दागने में सक्षम है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीनी सेना ने 20 मालवाहक हेलीकॉप्टर तिब्बत में तैनात किए हैं। ये हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में सैनिकों और सैन्य साजो सामान को पहुंचा सकता है। इसके अलावा विशाल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। ये हेलीकॉप्टर 4500 फुट की ऊंचाई पर भी काम कर सकता है। चीनी समाचार पत्र ने बताया कि PLA ने हथियारों से लैस GJ-2 ड्रोन निगरानी विमान को तिब्बत में तैनात कर रखा है। इसे पूरे तिब्बत में निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चीनी अखबार ने दावा किया कि इन हथियारों के बल पर चीनी सेना ऊंचाई वाले इलाके में किसी भी तरह के हमले का जवाब देने में सक्षम है। बता दें कि लद्दाख में चीन ने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की तरह चालबाजी की है। दरअसल सेना के कुछ जवानों के कोरोना संक्रमित होने के बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब मार्च के शुरू में होने वाले अपने अभ्यास को कुछ वक्त के लिए टाल दिया था। इसी का फायदा उठाते हुए चीनी सेना ने रणनीतिक दृष्टि से अहम भारतीय सेना के पेट्रोलिंग वाले इलाकों में आगे बढ़ते हुए वहां अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पे है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिक भारतीय सेना के पेट्रोलिंग वाले इलाकों में पोजीशन बना चुकी है और कुछ रणनीतिक दृष्टि से अहम क्षेत्र में भी आ गए हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले बताया था कि भारत चीन के साथ इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि चीन ने सीमा पर सेनाएं बढ़ाई है और मसले को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अनलॉक 1 शुरू होते ही शाहीन बाग की सियासत को गर्म करने का खेल फिर से शुरू हो गया। लॉकडाउन में ढील मिलते ही दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ फिर से धरना शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। गुपचुप तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू करने की सूचना मिलते ही पुलिस ने भी वहां मोर्चा संभाल लिया है। यहां पर फिलहाल तकरीबन 100 पुलिस वालों ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली पुलिस ने कोई जोखिम न लेते हुए शाहीन बाग के साथ साथ जामिया इलाके में संभावित धरने के मद्देनजर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया है। यहां पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खुफिया विभाग को भी सक्रिय कर दिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 और सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे भी भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। होली फैमिली हॉस्पिटल वाले कट पर भी पुलिस तैनात है। दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जाफराबाद के धरना स्थल पर भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस की महिला विंग तैनात की गई है। पिछले कुछ दिनों से शाहीन बाग में बेहद सीमित संख्या में लोग जुट रहे हैं। इस दौरान वो मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सड़क पर नहीं बैठे। लॉकडाउन खुलने के बाद शाहीन बाग में फिर से सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना शुरू होने की सूचना पर दिल्ली पुलिस भी सख्ते में आ गई। फिलहाल यहां पर तकरीबन 100 पुलिसकर्मी तैनात है और यहां पर चल रही प्रत्येक गतिविधि पर निगाह रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर धरना फिर से शुरू करने के बाबत मैसेज भेजा रहे थे। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस तरह का मैसेज चलाया जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से शाहीन बाग में एनआरसी और सीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया जाए। सूत्र बताते हैं कि 4-5 दिनों से कुछ लोग बैठक कर धरना करने के बाबत जायजा ले रहे थे। इस दौरान धरना दोबारा शुरू करने पर बात हो रही थी। जिस पार्टी के सबसे प्रतापी नेता राहुल गांधी पर देश की सिर्फ आधी फीसदी आबादी भरोसा करे, उस पार्टी के साथ भला कौन काम करना चाहेगा। और बात जब प्रशांत किशोर जैसी खिलाड़ी की हो तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। कमलनाथ ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी कि पीके आएंगे और उनकी कुर्सी फिर से वापस दिलाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कांग्रेस के लिए काम करने से मना कर दिया। 24 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों की कवायद चरम पर है। ये उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए न सिर्फ प्रतिष्ठा बचाने की जंग है, बल्कि इससे कई खेल भी बन और बिगड़ सकते हैं। इसलिए कांग्रेस जहां 24 सीटों पर जीत के लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। इस बीच खबर यह है कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी का ऑफर ठुकरा दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीते दिनों कहा था कि उपचुनाव के लिए पार्टी प्रशांत किशोर से बातचीत कर रही है। किशोर ने कांग्रेस के इस ऑफर को दो टूक लहजे में ठुकराते हुए कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए ये काम नहीं कर सकते हैं। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई अन्य दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने के अनुभवी प्रशांत किशोर ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के लिए काम करने की बात से साफ इनकार कर दिया है। किशोर ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने पर उन्होंने पार्टी के लिए पहले अपनी सेवाएं दी थी। पंजाब और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाने में मदद की थी, लेकिन उपचुनाव को लेकर दिया गया ये ऑफर उन्हें मंजूर नहीं है। वो इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में काम नहीं कर सकते। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा था कि आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस सभी 24 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी प्रशांत किशोर के साथ बातचीत कर रही है। शर्मा ने कहा था कि प्रशांत किशोर पहले भी कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं, इसलिए उपचुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सोशल मीडिया कैंपेनिंग की रणनीति पर वो ही काम कर सकते हैं। शर्मा ने कहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को उपचुनाव की सभी सीटें जिताने में मददगार हो सकते हैं। पीसी शर्मा की इस बात पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला करते हुए कहा था कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल को देख चुकी है। इन महीनों के दौरान कांग्रेस ने जनता से सिर्फ झूठे वादे किए। रामेश्वर शर्मा ने दावा भी किया कि बीजेपी इस उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर जीत हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर चुनाव को हाई वोल्टेज बना दिया है।
2017 में इसी तरह बीजेपी ने गुजरात में एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के दिग्गज अहमद पटेल की सीट फंसा दी थी। कांग्रेस के 6 विधायकों ने तब चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था। एक वोट निरस्त होने की वजह से किसी तरह अहमद जीत पाए थे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इस बार गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 2-2 सीटें जीत सकती हैं, लेकिन बीजेपी ने नरहरी अमीन को तीसरे उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस के 5 उम्मीदवार इस्तीफा दे चुके हैं। फिलहाल गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायक हैं, कांग्रेस के 68, बीटीपी के 2 और एनसीपी का 1 विधायक है। बीजेपी के इस घेरेबंदी के बावजूद कांग्रेस को भरोसा है कि गुजरात में 2 सीटों को जीतने के लिए उसके पास पर्याप्त विधायक हैं। कांग्रेस उम्मीदवार शक्ति सिंह गोहिल कहते हैं कि बीजेपी अनैतिक हथकंडे अपना रही है और उसने हमारे 5 विधायकों से इस्तीफा दिलवा दिया है, लेकिन हम 2 सीटें जीतने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि हमें 1 सीट जीतने के लिए 35 वोट की दरकार होगी, जो हमारे पास है। कांग्रेस बीटीपी के 2 विधायकों और 1 निर्दलीय के साथ अपनी संख्या को 71 के रूप में देख रही है। इस तरह वो 2 सीटें आसानी से जीत जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी को 3 सीटें जीतने के लिए 106 विधायकों के साथ की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि बीजेपी को अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए 3 और वोटों की जरूरत होगी। इसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए 2 और बीजेपी के लिए 1 सीट जीतना आसान होता। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी के साथ आने और 22 कांग्रेस विधायकों से इस्तीफा दिलवाने के बाद यहां भी राज्यसभा की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। नए समीकरणों से सूबे में कांग्रेस का संख्या बल 92 तक सिमट गया है। बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, बीएसपी के 2 तो समाजवादी पार्टी का 1 विधायक है, 4 विधायक निर्दलीय हैं। एमपी में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने, 1 सीट को जीतने के लिए 52 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास 107 सीटें हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी दोनों को जिताने के लिए जरूरी 104 सीटों से ज्यादा है। कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया की राह मुश्किल दिख रही है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा कहते हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारे 2 उम्मीदवार तो आसानी से जीत जाएंगे। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के भी जीतने के आसार हैं, लेकिन फूल सिंह बरैया का रास्ता कठिन है। बात राजस्थान की करें तो यहाँ भी एमपी की तरह राज्यसभा की 3 खाली सीटों के लिए 19 जून को चुनाव है। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को तो बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओएस लखावत को मैदान में उतारा है। अगर समीकरणों की बात करें तो 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 72 एमएलए, निर्दलीय और अन्य मिलाकर 21 विधायक हैं। राजस्थान में 1 सीट जीतने के लिए 51 वोटों की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस आसानी से 2 सीट और बीजेपी 1 सीट जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने के लिए बीजेपी ने 1 अतिरिक्त उम्मीदवार यहां भी उतार दिया है।